I have given two mains. First mains I scored 770 and this time I have scored 816. So जो फर्स्ट मेंस देते ही मेरा फर्स्ट मेंस निकला उसका इज़ अ वेरी सिंपल थिंग विच हेल्प मी। मतलब मैं मेरा स्टोरी ऐसा है कि प्रीलिम हर बार मैंने मेंस सिर्फ प्रीलिम्स और मेंस के बीच में ही पढ़ा है। लाइक अ लॉट ऑफ पीपल से कि मेंस प्रिपेयर्ड होना चाहिए। आई वाज कंप्लेसेंट इनफ बाय माय ओन फॉल्ट कि मैं नहीं किया, बट दिस इज जस्ट अ होप आउट देयर कि 3-3 महीने में अगर मतलब है तो दिस कैन बी कवर्ड कि प्रीलिम्स के बीच में हो सकता है। बट नाउ टाइम इज गेटिंग शॉर्ट बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस, सो थोड़ा बहुत प्रिपरेशन इज गुड। एंड टू बी कंप्लीटली ऑनेस्ट, मतलब मैंने आंसर कैसे लिखते हैं और ये सब विदाउट टाइम और थोड़ा बहुत पढ़ रखा था और नोट्स वोट्स रेडी थे। बस वही है कि वो मेन स्पेसिफिक पढ़ाई की ना बात ही अलग होती है एंड वो उस प्रेशर में ही हुआ मेरे से। तो जनरल मेंस टिप का सबसे पहला चीज़ है कि 2 से 3 घंटे मिनिमम लिखना है। एंड सब लोग ये बोल के यूजुअली चले जाते हैं कि राइटिंग प्रैक्टिस बढ़ाने के लिए 2 से 3 घंटे लिखना है। मैं उसको थोड़ा और डीपली क्लैरिफाई कर देता हूँ। इफ यू आर क्रिएटिंग योर शॉर्ट नोट्स, दैट विल आल्सो काउंट एज़ राइटिंग। इफ यू आर प्रैक्टिसिंग समथिंग या फिर इफ यू आर प्रैक्टिसिंग हैंडराइटिंग और या फिर एसे के पैराग्राफ्स लिख रहे हो, 2 पेज ही लिखे, वो 15 मिनट लगे आपको या 20 मिनट लगे, दैट विल आल्सो काउंट एज़ राइटिंग। हाथ पे मतलब जब तक बम्प नहीं आ जाता तब तक लिखना है और वो बम्प को हील भी होने देना है। लाइक पहले महीने में मेरे को जब हाथ में बम्प हुआ था तो वो इतना रेड हो गया था कि इट वाज़ पेनफुल टू राइट, बट गॉट अ गो थ्रू इट। उसके बाद 2-3 घंटे जब नोट्स एंड आंसर्स लिखते जाओगे, शुरू में आई वुड एडवाइस जो पहली बार मेंस अप्रोच कर रहे हैं, टाइम्ड मत दो। एटलीस्ट फॉर 15 डेज़ ट्राई टू एस्टैब्लिश अ स्ट्रक्चर कि क्या होता है, एंड वो बहुत सिंपल है, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन वाला स्ट्रक्चर जो सब बताते हैं। एक एक्स्ट्रा चीज़ है जो मैंने की है, मैं अपने आंसर्स दिखाऊँगा, मैं आपको बता दूँगा उसमें। फिर सब लोग बोलते हैं डोंट चेज़ एनी मेनी सोर्सेज़, बट इसका इफ वी ड्वेल डीप, अ लॉट ऑफ पीपल लाइक जो पहली बार मेंस दे रहे हैं, अब इफ यू कैन शो मी अ हैंड्स कि पहली बार कौन मेंस देगा यहाँ पर। तो आपका ये है कि आपको लगे कि अभी तक प्रीलिम्स था, मैंने इतना करंट अफेयर्स पढ़ा, ये वो, मेंस के लिए करंट अफेयर्स कैसे पढ़ते हैं? फर्स्टली नो दैट जितना प्रीलिम्स के लिए करंट अफेयर्स पढ़ा है, दैट इज़ लाइक 90% काफ़ी फॉर योर मेंस। लाइक यू आर देयर। इफ सपोज़ बाय वन स्नैप और अगर मैं बोलूँ कि आपको कल मेंस देना है एंड यू आर रेडी विथ योर आंसर राइटिंग स्पीड एंड एवरीथिंग, तो प्रीलिम्स के करंट अफेयर्स नॉलेज के बेसिस पे आप सब्सटैंशिएट कर सकते हो, प्रोवाइडेड यू नो हाउ टू सब्सटैंशिएट योर पॉइंट्स। बट करंट अफेयर्स का यही है कि अब बहुत सारी जगह से मटेरियल आएगा कि अपडेटेड करंट अफेयर्स, और वो सब मैंने इनकॉर्पोरेट करने के लिए, बिकॉज़ जितना रीसेंट आप यूज़ करोगे, उतना रीसेंसी बायस चेकर के माइंड में भी होता है। तो वो रीसेंसी बायस के लिए कि अगर जैसे मेरे 7 पॉइंट है एक आंसर में, तो मैंने 5 पॉइंट प्रीलिम्स के पहले के करंट अफेयर्स के दे दिए और 2 जो है मैंने रीसेंट बायस वाले डाल दिए। उसको मैंने शॉर्टन करने के लिए, अब जैसे एक्स फैक्टर नोट्स थे मेरे पास, एआई पे डाला है, वो मैं दिखा दूँगा अभी कुछ देर में। व्हेन वी स्पेसिफिकली डेवलप अपॉन फॉर जीएस2, बट मैंने वो सारे सब्जेक्ट्स क्लिक किया था। फिर यही है कि नाउ दैट वी हैव कवर्ड कि 2-3 घंटे लिखना है प्रीलिम्स, एक मन में शांति रखनी है कि प्रीलिम्स के करंट अफेयर्स आर गुड इनफ टू एक्चुअली गेट यू थ्रू द कट ऑफ। फिर है कि ऑप्शनल का मैं एक दे देता हूँ, मेरा जो, एंड दिस इज़ अ डिस्क्लेमर कि जो मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी था, तो फॉर ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट मैं इतना कहूँगा कि जिस तरीके का मैं सिलेबस एक्सपेक्ट करता हूँ, देयर आर अ लॉट ऑफ इंस्टीट्यूट, व्हाटएवर सूटेबल इंस्टीट्यूट यू आर फॉलोइंग फॉर योर ऑप्शनल, यू शुड फोकस ऑन सेक्शनल्स मोर देन फुल लेंथ टेस्ट। एग्जाम का शेड्यूल क्या है कि आप फ्राइडे से सैटरडे एसए से जीएस4 तक यू आर डन। Once you are done, and if you have diligently practiced, I am assuming, which is one another rule, कि सारा पेपर खत्म होना चाहिए। जितने पेपर जीएस4 के एंड तक जितने पेज भर सकते हो सारे पेजेस भरने हैं। ये एक गोल प्रैक्टिस, इसीलिए राइटिंग डे वी नीड टू राइट डेली। तो अब आपको पेपर कंप्लीट करने की आदत ऑलरेडी है। ऑप्शनल में क्या है कि पेपर कंप्लीशन तो इम्पोर्टेंट है ही, बट सब्जेक्ट नॉलेज और आंसर राइटिंग स्टाइल चेंज हो जाता है। एंड मैंने देखा है कि बहुत इंटरकनेक्टेड सब्जेक्ट्स होते हैं ऑप्शनल में, लाइक सब टॉपिक्स जो होते हैं। तो इफ यू हैव डीपर नॉलेज थ्रू सेक्शनल्स एंड एज टू हाउ टू राइट आंसर्स, तो सेक्शनल्स का जो आप ओवरऑल नॉलेज गेन करोगे, दैट विल बी बेटर देन एफएलटीज। लास्ट में अपना मन रखने के लिए एक सेट ऑफ एफएलटीज दे सकते हो, बट व्हाट आई डिड वाज कि मैं जब पार्ट था इस साल, मैंने एटलीस्ट 12 से 13 सेक्शनल्स ही दिए थे और मैंने एक भी फुल लेंथ नहीं दिया है अपने ऑप्शनल का। तो
आई वुड नॉट एडवाइज दिस एक्सट्रीम, बट एक दो फुल लेंथ एंड मोस्टली सेक्शनल्स, बिकॉज सब्जेक्ट नॉलेज ट्रम्प्स द क्वालिटी ऑफ आंसर्स. मतलब आपका ऑप्शनल में अच्छा तभी होगा वंस यू हैव पॉइंट्स which display that you are a student of this subject. I am not a student of geography, so I had to learn how to sound like a geography graduate. तो उसके हिसाब से लिखना पड़ेगा, एंड दैट इज सिंपल. कि सेक्शनल वाइज अगर आपने रिवाइज कर लिया कि अब मैं ज्योग्राफी का एग्जांपल देता हूँ, जियोमॉर्फोलॉजी आप सबको पता होगा क्या होता है, उसका एक पूरा सिलेबस पॉइंट है. तो उसके अगर मैंने 20 सवाल लिख लिए, इवन दो पेपर में एक ही आता है या एक भी नहीं आता है, उसका लैंडफॉर्म में जितने इफेक्ट्स पड़ते हैं वो हर पॉइंट में अपने बाकी कनेक्टेड सब्जेक्ट्स में यूज कर रहा था. तो ये पक्का करना है. और लास्टली एक चीज जो मुझसे मिस हुई थी एंड आई वुड लाइक कि ये अवॉइड हो, इज ऐसे. ऐसे में प्रैक्टिस प्लस साइमल्टेनियस फॉर्डर एक्यूमुलेशन करना ज़रूरी है. ऐसे में अगर आप सोच रहे हो कि मैं पहले फॉर्डर एक्यूमुलेट करूँगा और फिर मैं ऐसे लिखना शुरू करूँगा, दैट्स रॉन्ग. फर्स्टली लास्ट ऐसे में मेरे 96 मार्क्स थे. इस बार देयर इज़ नॉट अ मेजर जंप. आई थिंक इस बार 105 मार्क्स हैं. नॉट अ ग्रेट स्कोर, इट्स प्रिटी एवरेज. But what I changed for even this small jump, because I was very bad at essays, being an engineer, मेरे से इतनी articulation नहीं होती थी 10-12 पेज की. मेरा सबसे बड़ा critique था by my mentors and by my evaluators during mocks was that I used to write a string of examples rather than presenting a string of thoughts in essays. तो उसको चेंज करने के लिए फिर मैं पहले फॉर्डर चेज करता था फर्स्ट अटेम्प्ट में, फिर वो नहीं होता था. तो इसका एक सोल्यूशन है कि आप कोई भी टॉपिक लीजिए बहुत छोटा-सा. आपने न्यूज़पेपर पढ़ा, उसमें अगर आपको कोई विमेन सेफ्टी इश्यू के बारे में आ रहा है, अब उसको आप एनेक्डोटल से लेके कुछ भी, यू हैव टू पुट दिस एज़ अ चैलेंज कि आपको 3 पेज लिखने हैं, पर कोई भी रेफरेंस नहीं दे सकते हैं विमेन सेफ्टी का. यू कैन नॉट मेंशन, इफ यू आर ट्राइंग टू गिव अ स्टैटिस्टिक ऑफ रेप केसेस इन दिल्ली, यू कैन नॉट गिव इट फॉर विमेन सेफ्टी. यू कैन नॉट कोट द निर्भया एज़ एन एनेक्डोट. नाउ फॉर 3 पेजेस यू नीड टू मेक श्योर कि आपका क्या पर्सपेक्टिव है इन योर ओन वर्ड्स, इन इंग्लिश और हिंदी, व्हाटएवर मीडियम यू आर अपीयरिंग फ्रॉम. आप 3 पेज लिख पाते हो क्या? अगर आप वो 3 पेज लिख पाते हो तो मे बी आप 4-5 लिख पाओगे. 4-5 को जब आप वेल एक्सप्लेन करोगे और उसमें कहीं-कहीं पे डॉट्स की तरह आप एग्ज़ाम्पल्स को यूज़ करोगे अपने थिंकिंग को करने के लिए, वैसे ऐसे बनता है. उसके बाद है कि आप साइड बाय साइड फ़ोल्डर कलेक्ट कर रहे हो, उसके लिए टॉपर्स ऐसे एज़ वेल एज़ यूज़ जीपीटी. मैंने यही किया था कि जब माइक्रो थीम्स निकली थी, माइक्रो थीम्स डाल दी मैंने और मैंने बोला कि बहुत कॉमन थीम्स जिस पे हम लोग एनेक्डोट्स यूज़ करते हैं, वो है कि माइथोलॉजी, इंडियन माइथोलॉजी या फिर ग्रीक माइथोलॉजी का हम लोग एग्ज़ाम्पल दे देते हैं. हम लोग जियोपॉलिटिकल हैपनिंग्स का एग्ज़ाम्पल दे देते हैं. तो उसके हिसाब से मैंने बोला कि मेरे को इस कॉन्टेक्स्ट में 5-5 एनेक्डोट्स 50 वर्ड में दे दो. वो लिस्ट में रिवाइज़ करते रहता था. एंड सो दीज़ वर द थिंग्स दैट हेल्प्ड मी. एंड देन आंसर शीट्स जब आप टॉपर्स के पढ़ोगे, मैं यही करता था कि बहुत सारे जगह टेलीग्राम पे कंपेंडियम मिल गया था कि 2017 से जब विक्रम ग्रेवाल सर क्लियर्ड विथ सच ग्रेट मार्क्स, उनसे लेके तब तक रिसेंट तक जो था उनके मैंने मार्क्स, ये उनके ऐसे के कंपाइलेशंस ले लिए. मैं रात में सोने से पहले 2 या 3 ऐसे पढ़ता था और मेरा स्क्रीनशॉट एक का एक फ़ोल्डर बना हुआ था मैं अपने टैब पे, और मैं उसपे स्क्रीनशॉट लेके जो पार्ट मेरे को बस अच्छा लग रहा है, तो जब मैं रिवाइज़ करता था ना, मैं वो एग्ज़ाम्पल उसी कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करूँगा कि करूँगा की बात नहीं है. वो फ़ोल्डर बन गया कि इफ ही हैज़ यूज्ड समथिंग, ये मैं अब अपने टॉपिक से कैसे रिलेट कर सकता हूँ उसको देखते हुए, वो मेरे को हेल्प होता था. सो दीज़ आर अ फ्यू जनरल टिप्स फॉर मेंस, एंड आई डोंट वांट टू like for being the last session of the day, I don't want to just be repetitive for other fellow rankers who have come and tell. Now focusing on GS2 specially, uh, मेरे को इस बार 123 मार्क्स आए GS2 में, एंड it is nice, but the thing is, a very honest truth, polity is my weakest subject. I I don't like polity. I don't like reading polity. Governance is something that which is my career now, but it used to scare me to read and memorize so much things. International relations I was comfortable with, but despite being such मतलब a personal pain point for me, how I went through, I'll take you through. तो सब लोग, अब जैसे मैंने ही जैसे बोला ना कि GS2 के बारे में बताऊँगा, बट आई सेड कि पॉलिटी इज़ माय वीकेस्ट सब्जेक्ट. तो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन जो हम लोग के दिमाग में है कि GS2 इज़ पॉलिटी.
बट अगर आप सिलेबस देखोगे, आई एम नॉट श्योर यहाँ पर सिलेबस है कि नहीं है। शुरू के कुछ 10-11 पॉइंट्स पॉलिटी के हैं, लास्ट के 7 पॉइंट्स इंटरनेशनल रिलेशन के हैं, पर सबसे लंबा सिलेबस जीएस2 का है। बीच में जो गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन और सिविल सर्विसेज का आता है, हाँ, सोशल जस्टिस, थैंक यू। तो ये सब इतना नेग्लेक्टेड है बिकॉज़ सब लोग पॉलिटी प्रीलिम्स में पढ़ते हैं, तो होता है कि अरे ये तो हमें को आता है, इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ते हैं। बीच वाला किसी को पता ही नहीं है कैसे करना है। और सबसे ज़्यादा पॉइंट यही है कि सोशल जस्टिस, प्रॉब्लम्स, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा सब्जेक्ट है ना कि वो जीएस 1 में भी अप्लाई होगा, वो जीएस 3 में भी अप्लाई होगा, जीएस 4 में भी अप्लाई होगा, कुछ-कुछ के ऑप्शनल्स में भी अप्लाई होगा। सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, मेरे ज्योग्राफी में भी अप्लाई हुआ है वो। तो इसको नेग्लेक्ट मैंने नहीं किया, इसलिए मेरे मेरे को लास्ट ईयर भी 116 आए थे, इस बार मेरे को 123 आए हैं। तो फर्स्ट पॉइंट मेरा वही है कि मोस्ट नेग्लेक्टेड बट द मोस्ट एप्लीकेशन वाइज डाइवर्स सब्जेक्ट। तो इसको टैकल करने के लिए आई जस्ट शो कि मैंने क्या-क्या ये दिस इज़ लाइक मोस्टली डेवलप्ड थ्रू एआई एज़ वेल एज़ थोड़े बहुत मेरा इनपुट्स भी हैं इसमें, बट मोस्टली चैट जीपीटी का फ्री वर्ज़न मैंने यूज़ करके ये बनाया है। ये था नोशन पे, मैंने पीडीएफ में किया है, तो यहाँ पर एक टेबल ऑफ कंटेंट आता था, तो ऐसे सारे सिलेबस पॉइंट थे, मेरे को जो सिलेबस पॉइंट के कंटेंट रिवाइज़ करना होता था, वो उस पे जाके कर लेता था मैं। तो गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस का सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि जो डाइवर्सिटी है, अब जैसे गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स, जब आप जब आप वेरियस सेक्टर्स को एम्फसाइज करते हो ना, तो लगता है कि बहुत डाइवर्स है, बट वेरियस सेक्टर्स मीन्स वंस यू आर रीडिंग दिस फॉर जीएस2, यू नीड टू टेल योरसेल्फ दैट वेरियस सेक्टर्स में जीएस1 के सेक्टर्स भी आएंगे, जीएस3 के सेक्टर्स भी आएंगे, सो यू नॉट सोली रीडिंग जीएस2। उसके बाद है कि उनके डिजाइन और इम्प्लीमेंटेशन पे आप केस स्टडीज लिखते हो जीएस4 में। तो जो एक ब्लॉकेज है गवर्नेंस का कि एक तो अननोन है और नहीं, अगर आपको केस स्टडी सॉल्व करना आता है, विच आई एम प्रिटी श्योर यू विल बी प्रैक्टिसिंग, तो इम्प्लीमेंटेशन के एग्जाम्पल्स और इम्प्लीमेंटेशन का क्या तरीका होता है और क्या हमारे करंट सिस्टमिक इश्यूज हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ करंट ऑन, उसके जनरल पॉइंट्स तो आपको पहले ही आ गए। तो मैं आपको एक कॉन्फिडेंस पहले दे देता हूँ कि अगर मैं अभी रैंडमली बोलूँ कि अभी आज एक गवर्नमेंट स्कीम निकली है और आपसे अगस्त में पूछ रहे हैं इसके इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस क्या है, तो इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस सिंस आपको पता है कि एथिक्स में इतनी सारी स्कीम है, उसका अगर आपको कंटेक्स्ट पता है, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है एंड आपको मैंने बोला है कि आपको पेपर भरना है, तो सबसे पहली बात ये हो जाएगी कि जो आपके 5 इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस जो जनरल होते हैं, वो भर के तो आप आ जाओगे, तो आप पेपर तो नहीं ब्लैंक छोड़ रहे हो। और बात ये है कि 3 महीने में भी मेहनत करोगे तो वो स्कीम का भी दिमाग में आ जाएगा, वो स्कीम कैसे करना है वो मैं अब आपको बताता हूँ। तो दिस इज़ सिंपल। तो मैंने अब जैसे ये गवर्नमेंट मैंने बस इसका पीवाईक्यू लिया है या मैंने कुछ-कुछ क्वेश्चन्स लिए हैं और मैंने एक पूरा प्रॉम्प्ट बनाया हुआ था, उसके हिसाब से ही मैं पॉइंट्स बनाता था, एग्ज़ाम्पल बनाता था। मेरा एडवाइस ये है कि जब भी आप मेंस के लिए पढ़ो, डोंट स्टडी इन पैराग्राफ्स। जिस फॉर्मेट में आंसर एप्लीकेबल है एग्जामिनर्स के लिए, उसमें पढ़ो, दिमाग उसमें ट्रेन होगा, दिमाग उतारना शुरू कर देगा। इट्स अ गेम ऑफ रेसिप्रोकेशन ऑफ हाउ यू स्टडी। आई मीन दिस इज हाउ माई ब्रेन वर्क्स। इफ समवन इज कंफर्टेबल विद पैराग्राफ्स एंड देन कन्वर्टिंग इट इनटू पॉइंट्स, दैट्स फाइन, बट मेरा दिमाग तो यही था कि पॉइंट में पढ़ा, पॉइंट में उतार दिया और वही काम करता था। क्या पॉइंट्स लिखने हैं और कैसे लिखने हैं वो मैं अपने आंसर शीट में बता दूँगा, बट अब जैसे मैं कोई बेटर, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, मैं अ, थोड़ा सिंपल वाला कोई क्वेश्चन लेके जाता हूँ। तो जैसे ये है ना, पॉलिसी कॉन्ट्रडिक्शंस अमॉन्ग वेरियस कॉम्पीटिंग सेक्टर्स एंड स्टेक होल्डर्स हैव रिजल्टेड इन इनएडिक्वेट प्रोटेक्शन एंड प्रिवेंशन और ऑफ डिग्रेडेशन टू एनवायरनमेंट, कमेंट विथ रेलेवेंट इलस्ट्रेशन। ये अब एनवायरमेंटल गवर्नेंस का है। सबसे पहली बात, दिमाग में एक कनेक्ट बन जाना चाहिए कि जीएस3 से कनेक्ट हो रहा है, ये आएगा जीएस2 में, बट ये जीएस3 से कनेक्ट हो रहा है। मैंने अब यही है कि एनवायरमेंटल गवर्नेंस इन इंडिया इज ट्रैप्ड बिटवीन डेवलपमेंट मैंडेट्स एंड इकोलॉजिकल सर्वाइवल। अब आपने अगर ये दो चीजें सबसे पहले जीएस2 में अगर बोल दिया, तो यू शुड फोकस कि कीवर्ड्स जो हैं उससे आपका राइटिंग स्टाइल इंप्रूव हो रहा है। यूजुअली यू वुड नोटिस इफ यू आर राइटिंग एन आंसर फॉर द फर्स्ट टाइम
इसकी यू आर ओवर एक्सप्लेनिंग। आप एक पॉइंट दिमाग में सोचते हो, आप उसको लिखने जाते हो, 3 लाइन ऐसे ही चले जाते हैं। 3 लाइन की लग्ज़री नहीं है मेंस में हमारे पास एक पॉइंट बोलने के लिए। दैट्स व्हाई एवरीवन एम्फसाइज़ेज़ कि कीवर्ड्स हैं। अब अगर मेरे को बोलना होगा कि ये डेवलपमेंट कम करने के लिए इकोलॉजिकल ये जो इकोलॉजिकल या इको हमारा इकोलॉजी है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। जैसे अरावली हिल्स वाला दिक्कत आ रहा है। उसको अब मैं इतना समझाने की जगह कि बहुत दिक्कत होती है, बॉटलनेक्स होता है, मैंने बस बोल दिया कि डेवलपमेंट के मैंडेट और इकोलॉजिकल सर्वाइवल के बीच में एक ट्रैप है और वो फ्रैगमेंटेड पॉलिसीज़ से और इंटेंसिफाई हो रहा है। दिस इज़ अ सिमिलर आई एम नॉट गुड एट मेमोराइज़िंग। इसका पैराफ्रेज़ करके ही मैं इंट्रो लिख के आया हूँगा अगर मेरा एनवायरमेंटल गवर्नेंस पे क्वेश्चन आया है। बस बात ये है कि डेवलपमेंट मैंडेट्स एंड इकोलॉजिकल सर्वाइवल मेरे दिमाग में आ गया, मैं उसके अराउंड इंट्रो करूँगा। दिस इज़ अनदर हेल्प कि यू डोंट हैव टू मग अप इंट्रोज़। अगर आपके दिमाग में माइंड मैप बन रहा है कि इस कीवर्ड से ये मैप होता है, तो आप सेंटेंस अपने आप बना सकते हो। ट्राई टू ट्रेन इन दैट वे। सेकंड थिंग दैट जीएस2 में हेल्प करता है कि कभी-कभी बहुत लंबे क्वेश्चन्स आते हैं। ये तब भी छोटा है, पर पॉलिटी के 5-5 लाइन के क्वेश्चन्स भी मैंने देखे हैं। तो उसका वही है कि प्रोटेक्शन एंड प्रिवेंशन ये जो है उसका पॉलि नहीं, पहला पहला पार्ट है पॉलिसी कंट्राडिक्शन का, जो फर्स्ट पार्ट में ही। सेम चीज़ सब हेडिंग बनाना ज़रूरी है, बिकॉज़ अगर आप फ्रेश माइंड से देखेगा कोई भी, तो जो चेकर है उसको प्रॉब्लम आएगी सबसे पहली बात कि वो ढूँढने नहीं जाएगा कि आपने कौन से सब पार्ट्स बनाए हैं। सब पार्ट्स को इनोवेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। जो क्वेश्चन में लिखा है एग्ज़ैक्ट वर्ड, सबसे पहली बात उससे आपका सोचने का टाइम बच रहा है, पढ़ने वाले को ईज़ी हो रहा है, बोथ आर हैप्पी। तो उसके हिसाब से फिर कि एनर्जी वर्सेस पॉलिसी, अब मैंने एग्ज़ाम्पल्स दे दिए। अब ये मैंने बोल दिया कि एनर्जी पॉलिसी वर्सेस फॉरेस्ट प्रोटेक्शन लॉज़। मैंने वर्सेस और ये सब का यूज़ किया था। पीपल से कि एब्रिविएशंस मत यूज़ करो, बट टू कीप योर पॉइंट बिलो 10 वर्ड्स, यू नीड टू समवेयर यूज़ स्टफ। वही है कि कोई बहुत बड़ा, जैसे यूएनएफ ट्रिपल सी है, एक बार इंट्रो में पूरा बोल दो तो बोल दो, बट it is obvious. I don't think कि UPC will penalize you a lot for using just writing UNF triple C. कुछ बहुत obscure abbreviation use कर रहे हो then use it, otherwise don't. फिर एनर्जी पॉलिसी उसका बस सब्सटैंशिएटिव है, ये मैंने अपने आप को समझाने के लिए लिखा है। एग्जाम में मैं बस ये लिखूंगा, फिर मैं एक एग्जाम्पल करके बनाता हूँ। मैंने ये जो चल रहा है डायरेक्टली, मैंने FRA राइट्स के साथ ये मैं FRA ही लिखूंगा और खत्म हो गया। तो पॉइंट एग्जाम्पल गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस में यू विल बूस्ट मार्क्स ओनली व्हेन यू गिव एग्जाम्पल्स। ये जनरल पॉइंट्स सब लिखेंगे। लास्ट अटेम्प्ट में मैंने जनरल पॉइंट्स, मेरे पास एग्जाम्पल्स का टाइम नहीं था प्रिपेयर करने का, मैंने नहीं किया था। इस बार मैंने एग्जाम्पल्स और वैल्यू एडिशन पे ही काम किया है। ऐसे केस स्टडीज अगर आपके पास हैं कि ऐसे ये हुआ है, और ये सब एआई से निकला है, मैंने कुछ मेहनत नहीं की है। अगर मेरे को आई I मीन mean, अगर कोई अभी एनवायरमेंटल एक्सपर्ट आके मुझे बोले कि हासदी और रान में क्या हो रहा है, मैं इस पे 2 मिनट से ज़्यादा नहीं बोल सकता हूँ। 2 मिनट भी बहुत स्ट्रेच करके बोल सकता हूँ। आई डोंट नो दी अंडरलाइंग इशू, आई जस्ट नो कि उधर फॉरेस्ट राइट डिस्प्लेसमेंट का इशू है एंड वहाँ पर डेवलपमेंट का काम चल रहा है, बट उनका राइट्स अफेक्ट हो रहा है। इससे ज़्यादा मुझे न्यूज़ आर्टिकल के बारे में नहीं पता। And you don't need to remember more than that. No one is asking you to write an essay in GS2 about social justice and empowerment. सिमिलरली मैंने सिंस फॉरेस्ट का बोला, अब मैं कोस्टल एरियाज का भी बोल दूंगा, और उसमें भी ये वाला एक क्वेश्चन था। ये अब मैं आपको बता देता हूँ, ये न्यूज़ मैंने आज तक नहीं पढ़ी थी, बट मुझे पता है कि मैंने सोर्सेज लिमिट कर रखे थे अपने एआई से कि मैंने ये डाला है जो सोर्स, उसी से निकालना है, इंटरनेट से नहीं। तो ये हेलुसिनेटेड नहीं है। इसका आई थिंक देयर इज अनदर वीडियो अवेलेबल ऑन यूट्यूब की मैंने एआई कैसे यूज़ किया, तो आई वोंट वेल मच ऑन दैट। बट सिंस मेरा सोर्सेज एकदम आयरन क्लैड थे, मुझे पता था कि ये हेलुसिनेट करके कोई सिचुएशन नहीं देगा। मुझे पता है ये हुआ है। मेरे को पता है कि मुंबई में कोस्टल रेगुलेशन जोनेशन जो हैं, जो 5-6 हैं और इसमें सब डिविजन्स हैं। मैं 4 भी याद नहीं करूँगा, मैं बस सीआरसी लिख के भी आ जाऊँगा, तो दिस विल काउंट एज़ वैल्यू एडिशन। तो ये फिर एग्रीकल्चर सब्सिडीज़ एंड ग्राउंड वाटर, मतलब जितने डायमेंशंस हो गए। आप अब इकोलॉजी में हूँ, मैंने अब यहाँ पर जीएस3 का जो है मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है कि ये एग्रीकल्चर का मेरे को याद याद रहेगा, तो ये एग्रीकल्चर सब्सिडी और ग्राउंड वाटर रेगुलेशन में क्या दिक्कत है, उसके हिसाब से हो रहा है। और फिर इसमें मैंने सिंपल पंजाब, डोंट इनोवेट एग्जांपल्स, पंजाब सब यूज़ कर रहे हैं, हरियाणा यूज़ कर रहे हैं, यूज़ इट बिकॉज़ दैट इज़ द most pressing issue of our country when it comes to agriculture and water table depletion. And at least when you are making such
पॉइंट्स वेयर यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रिसिटी encourages over irrigation, pesticides degrade soil and aquifers. So the examiner knows that you know what you're talking about, and the best example to support it is Punjab. फिर इको टूरिज्म प्रमोशन एंड रोहतांग पास, तो रोहतांग पास की जगह मैं 2-3 एग्जांपल जो मेरे को दिमाग में आते हैं, मैं इसकी अगर जोशीमठ लिख सकता था, मैं नेपाल में जो बेस कैंप पे इतने प्लास्टिक पोल्यूशन हो रहा है वो लिख सकता था, बट दिस इज़ एन इंडिया सेंसिटिव, मतलब मैं बट दिमाग में ला रहा हूँ कि ऐसे अगर क्वेश्चन आए तो जितने सोच सकते हो, यू डोंट नीड टू मेमोराइज एग्जाम्पल्स, बट ऐसे जब पढ़ते रहोगे, जब नोट्स ऐसे बनाओगे, तो सोशल जस्टिस वाला पार्ट भी काम आते रहेगा। अब वही बात है कि ये सब चीज़ इंटरडिसिप्लिनरी है, जब जीएस 3 में पढ़ने जाओगे तब भी आपके दिमाग में इकोलॉजी और इसका एग्जाम्पल्स आते रहेंगे। कोई और एक बार सिंस मैंने ये बात कर दी कि ये नेग्लेक्टेड है, ये तो तब भी बहुत ये है। फिर ये जैसे देखो, अब मेरे को यहाँ पर एक नया कीवर्ड मिला पढ़ते-पढ़ते, होल गवर्नमेंट अप्रोच। सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट गवर्नेंस, आपको वे फॉरवर्ड लिखना ही लिखना है। तो उसमें ऐसी चीज़ें जो हैं कि कैसे करना है। अब द क्वेश्चन इज़ द नीड फॉर कोऑपरेशन अमंग वेरियस सर्विस सेक्टर्स हैज़ बीन एन इनहेरेंट कंपोनेंट ऑफ डेवलपमेंट डिस्कोर्स, पार्टनरशिप ब्रिजेस bring the gap among sectors. It also sets motion of cultural collaboration and team spirit in light of statements above India's development process. This is an exact press release keyword that is being used across all such collaborative initiatives. तो ये कहीं पे भी दिख जाएगा। उसके बाद मैंने सबसे पहले यहाँ पर इंट्रोडक्शन में एक चीज़ की है कि सेकंड एआरसी कोट कर दी है। आई हैव नेवर रेड सेकंड एआरसी। मेरे पास यही है कि मैंने उसको कमांड दिया हुआ था कि व्हेनेवर यू आर ट्राइंग टू, वेरेवर पॉसिबल एंड सूटेबल, सेकंड एआरसी, एनीथिंग दैट आर एग्रीकल्चर मिनिस्टर, आर प्राइम मिनिस्टर, आर डेवलपमेंट मिनिस्टर्स आर कोटिंग, उनके कोट्स अगर अवेलेबल हैं वो सोर्सेज में, तो वो, या तो फिर डीओपीटी, ये सब जितने भी हैं रिपोर्ट्स इकोनॉमिक सर्वे में अगर दिया हुआ है, वो सब मैंने अपलोड किया हुआ था। उससे ही एक इंट्रो बना के आगे उसका सोर्स लिख दो। तो इसने बोला डेवलपमेंट टुडे इज नॉट द वर्क ऑफ अ सिंगल मिनिस्ट्री बट अ कोऑर्डिनेटेड मल्टी सेक्टोरल सिनर्जी। ये सेकंड आर्क में डायरेक्टली लिखी हुई है। यू डोंट हैव टू रीड सेकंड आर्क, बट नाउ यू नो कि सेकंड आर्क में होल गवर्नमेंट अप्रोच और कोलैबोरेटिव मल्टी सेक्टोरल सिनर्जी के बारे में बात हो रही है। तो दिस इज हाउ यू क्रिएट, कि दिमाग में आ गया कि अब कोऑर्डिनेटेड और मल्टी सेक्टर सिनर्जी इज अ कीवर्ड दैट विल इम्प्रेस द एग्जामिनर। तो मैंने इतना नहीं बताया कि कैसे, जैसे इन्होंने खुद इतना कोशिश किया है मल्टी सेक्टर इसको समझाने के लिए इतने लंबे में। मैंने मल्टी सेक्टोरल सिनर्जी, अगर मैं ये 3 लाइन को बस ये बोल देता कि देयर इज अ नीड फॉर मल्टी सेक्टोरल सिनर्जी इन द करंट गवर्नेंस सिनेरियो, क्वेश्चन तब भी बन जाता। तो आपको आंसर्स ऐसे ही सोचने हैं कि मैं कौन से 3-4 कीवर्ड्स यूज़ करूँ जिससे मैं 3 सेंटेंस को 1 सेंटेंस में बोल पाऊँ और आगे बढ़ूँ। तो फिर वही पॉइंट एग्जाम्पल। तो अब इसमें जैसे साइलोड गवर्नेंस एक कीवर्ड है जो मेरे दिमाग में हमेशा रहता था। फिर कन्वर्जेंट आउटरीच, जस्ट ट्राई टू, ये भाई आई अग्री कि एवरीवन हैज अ डिफरेंट प्रोफिशिएंसी ऑफ एंड कमांड ओवर द लैंग्वेज। दैट्स वेयर आई डिड नॉट हैव इतना कुछ जैसे आई डोंट यूज द वर्ड साइलोड इन माई डे टू डे डिस्कोर्स, बट नाउ दैट आई हैव रेड इट 3 टाइम्स, क्योंकि ये मेरे मेंस के फाइनल नोट्स हैं, ये जितने भी बड़े हैं 171 दिख रहे हैं, ये A4 पे है, मैंने A3 पे PDF निकाला था इसका, और मैंने इससे शॉर्ट नहीं किए नोट्स। मेरे को जब भी गवर्नेंस रिवाइज करना होता था 3-4 5वीं बार से ये 2 घंटे में रिवाइज हो जाते थे। वो इतने सारे मार्क किए हुए ना, वो मेरे रिविजन के टाइम के ही हैं। तो अ, ऐसे करके है। अब आंगनवाड़ी वर्कर्स का एक केस स्टडी आपको मिल गया, तो ऐसे ऐसे नोट्स बनाने हैं। फिर मैं एक जगह पे जाता हूँ, मैं रोल ऑफ सिविल सर्विसेज वाला होगा, कुछ के मैंने नोट्स बनाए थे। ये जो टॉपिक है ना, ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है गवर्नेंस में। इससे इससे एटलीस्ट 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, और इससे 2-3 क्वेश्चन जो है आपके GS1 इंडियन सोसाइटी में डायरेक्ट ओवरलैप करेंगे। जब मेरे को इंडियन सोसाइटी का कुछ भी डेटा या फैक्ट्स करने पड़ते थे, मैं ये वाला सेक्शन भी रिवाइज करता था, बिकॉज़ उससे बहुत ज़्यादा ओवरलैप है। एंड फिर मैंने वही है कि इसमें हेल्थ, एजुकेशन एंड HR जो है, बस ये 3 के सब हेडिंग बनाए। इंट्रो कंक्लूजन क्या-क्या लिख सकते हैं, उसमें मैंने देख लिया कि हेल्थ का क्या होता है,
SDG 3 मैंने यही इंट्रो में लिख दिया है कि मेरे को याद रहे कि SDG 3 हेल्थ, अगर मेरे को कुछ नहीं सूझ रहा हो तो मैं हमेशा SDG 3 के अराउंड क्वेश्चन के साथ टैग करके इसको मैं बना सकता हूँ। फिर मैंने डायमेंशंस ये सब ना जो नोट्स है ये एक्स फैक्टर से ही निकले हुए हैं। तो एक्स फैक्टर के अलावा 1-2 चीज़ें और डाली थी मैंने। इकोनॉमिक सर्वे में हेल्थ का सेक्शन डाल दिया था। फिर 1-2 मेरे को जो भी फ्रीली अवेलेबल मिला मैंने उसी से बनाया है। फिर यहाँ पर आता है डेटा। डेटा इज़ वन थिंग दैट आई वांट टू एम्फसाइज़। जब भी आप सोशल एम्पावरमेंट और ये सब बोलते हैं तो सबको लगता है कि ये बहुत सब्जेक्टिव है। हेल्थ ठीक करने के लिए अगर इफ आई कैन आस्क एनीवन, इफ आई कैन आस्क यू सर कि आपको हेल्थ ठीक करना है, गिव मी 1 पॉइंट दैट गवर्नमेंट शुड डू। एनीथिंग एनीथिंग दैट कम्स टू योर माइंड। हाँ, ठीक है, आयुष्मान भारत। अब हमें पता है कि आयुष्मान भारत चल रहा है, बट ऑल योर पीयर्स विल बी अपीयरिंग, उनको आयुष्मान भारत, जनऔषधि, बहुत कुछ प्राइमरी हेल्थ सेक्टर। अब आयुष्मान भारत में कितना पेनिट्रेशन है या कुछ है, अगर उसका डेटा कहीं न कहीं यहाँ पर होगा। मैं आपको उसका डेटा दिखाता हूँ, अगर मैं प्रॉब्लम्स का ही पूछूँ, चलो ये एक्टिविटी एक बार फिर करते हैं। दिस इज़ माय फर्स्ट लेक्चर, तो मेरा थोड़ा अनप्रिपेयर्डनेस को इग्नोर करना। अगर मैं इश्यूज़ विद पब्लिक सेक्टर हेल्थ केयर सिस्टम में मैं आपसे ही पूछता हूँ कि बताइए एक भी कोई इश्यू जो आपको पता है? पीएचसी नॉट फंक्शनिंग, ठीक है। तो अब अगर उसके लिए हम बोलें तो ये वाला डेटा हम यूज़ नहीं कर सकते कि 70% हम लोग का रूरल एरिया में, बट 33 डॉक्टर्स हैं, इसलिए पीएचसी या नॉट फंक्शनिंग। तो और ये डायरेक्ट एक रिपोर्ट है जो मेरे को मिली, मैंने हेल्थ मिनिस्ट्री के फैमिली वेलफेयर की उस पे गया, मेरे को एनुअल रिपोर्ट ये जो सबसे रीसेंट आरएच है, मैंने वो डाल दी सीधे उस पे, मैंने पढ़ने नहीं गया। फिर हम लोग को हमेशा पता है कि पब्लिक एक्सपेंडिचर इज़ अ पेन पॉइंट, लाइक तो कितना परसेंट जीडीपी है, सब लोग लिखेंगे लो पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर। आप आगे अगर एग्ज़ाम्पल बना के ये फिगर बस याद कर लो और बोल दो कि ये इकोनॉमिक सर्वे 2024 में लिखा हुआ है कि इतना ही है। तो 0.5 मार्क्स गारंटीड एक्स्ट्रा हैं इसमें। द थिंग इज़ देयर आर 20 क्वेश्चंस और आपको हर क्वेश्चन में बस 0.5 0.75 ही लाना है। लाइक आई कैन अश्योर यू दैट अगर आप क्वेश्चन के डिमांड से स्टिक करके सेम सब हेडिंग बना के इंट्रो बॉडी कंक्लूजन जहाँ-जहाँ लिख के आ जाते हो, तो आप 90 से 100 का मार्क आराम से रीच कर सकते हो। उसके बाद 20 क्वेश्चन 1 मार्क ईच। जीएस 2 में 120 115 के ऊपर एनी स्कोर इज़ डिसेंट, इवन 110 के ऊपर भी इट्स अ गुड स्कोर। तो वो 1 मार्क बढ़ाने के लिए ये है कि बस एक फिगर, एंड दिस इज़ अ वेरी ब्रॉड फिगर, लाइक जीडीपी में हेल्थ पे कितना स्पेंड हो रहा है, ये आप अगर आप इंडियन सोसाइटी का एग्ज़ाम्पल लिख रहे हो कि वुमेन का क्या चल रहा है और उसमें आप 1 पॉइंट दो कि चैलेंजेस फेस्ड बाय वुमेन में कि दे डोंट हैव हेल्थ केयर एक्सेस, एंड समहाउ यू फेल टू रिकलेक्ट कि विमेन का कितना शेयर है उस, या विमेन को क्या-क्या फैसिलिटीज़ मिल रहे हैं फॉर हेल्थ केयर। तो उसमें हम सीधे-सीधे लिख देंगे उसमें भी एग्ज़ाम्पल लिख दो कि विमेन आर नॉट गेटिंग एडिक्वेट हेल्थ केयर एक्सेस बिकॉज़ इंडिया की पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर 2.1% ऑफ जीडीपी ही है। एग्ज़ाम्पल कि बिकॉज़ ये दैट इज़ अगेन अ पॉइंट, एंड यू डोंट हैव टू मेमोराइज़ कि हर चैलेंज की एक स्पेसिफिक डेटा पॉइंट करो। इफ यू हैव दैट मेमोरी वेल एंड गुड, बट मेरे लिए आई कंसिडर इट नॉट पॉसिबल। तो वो इंटरडिसिप्लिनरी माइंड और एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए आपको ये रिवाइज करके इसको ट्रांसलेट करना है। तो ये मैं एक डेटा मैं बता रहा था कि डेटा मैं ऐसे करता हूँ, फिर मैंने मेजर्स किए हैं। तो आपने नोटिस किया पहले मैंने स्टेटस किया, फिर मैंने डेटा पॉइंट्स, फिर इश्यूज़। अब उसको ठीक करने के लिए क्या करना है? तो ये आपने जो मेंशन किया प्राइमरी हेल्थ केयर वाला वो डाल दिया, एमबीबीएस ग्रेजुएट, यहाँ पर डब्ल्यूएचओ रिकमेंडेशन लिख दी। ये सब अब मेरे को याद रहेगा। फिर ईट राइट, ये सब कीवर्ड्स एंड स्कीम्स के नाम से जो आपको नेम ड्रॉपिंग करने हैं। यू डोंट हैव टू एक्सप्लेन कि ईट राइट इंडिया में क्या हो रहा है। जो चेक कर रहा है उनको पता है ईट राइट इंडिया क्या है, वो क्या कर रहे हैं। उसके अलावा फिर इंटीग्रेटेड हेल्थ फॉर्मेशन प्लेटफॉर्म, ये काम आएगा। नाउ अ करंट फोकस ऑफ द गवर्नमेंट दीज डेज इज डिजिटाइजेशन, एआई, as well as interconnectedness and seamlessness of the services a person or citizen is receiving। ये अगर आपके दिमाग में है, कोई भी स्कीम है, प्लीज ट्राई टू रिलेट इट टू एआई और टेक। तो वही एआई टेक, उसको इसको सिंपली अब अगर जैसे है ना, कुछ नहीं दिमाग में आ रहा है तो कंप्लीट डिजिटाइजेशन अंडर आयुष्मान भारत,
दिस इज अ गुड वे फॉरवर्ड टू राइट, एंड इट इज नॉट जेनरिक लाइक कैपेसिटी बिल्डिंग। मैं तो ये आप आई थिंक अब GS1 हिस्ट्री में भी, अब अगर कल्चरल प्रेजर्वेशन एंड प्रमोशन की बात आएगी, उसमें भी एआई यूज हो रहा है टू इंटरकनेक्ट एंड इंट्रोड्यूस। भाषणी एआई में 22 लैंग्वेज को एक्सपैंड करके अब कितने लैंग्वेज और डायलेक्ट्स में डाल रहे हैं। फिर ई टूरिज्म हो रहा है, अ लॉट ऑफ AR VR इज बीइंग यूज्ड। वो सब याद करने की चीज़ नहीं है आपके दिमाग, जैसे मैंने बोला यू आर नॉटिंग, दैट मीन्स दैट यू आर अवेयर ऑफ इट। तो उसको बस एप्लीकेशन है कि भाई ये अगर दिमाग में रहेगा कि एआई से बनाया है तो एआई हर जगह यूज़ हो रहा है, उसको मेजर्स में जहाँ मेंशन कर सकते हो करो, इट विल ऑलवेज बेनिफिट यू। तो अ, ये सब है गवर्नेंस का। और फिर मैंने लास्ट में बेस्ट प्रैक्टिसेस डाल दिया है, ये मेरा वे फॉरवर्ड में आता है। वे फॉरवर्ड का मैं एम्फेसिस और इम्पोर्टेंस अपने आंसर शीट्स में दिखा दूंगा आपको कि क्यों इम्पोर्टेंट है और क्या करते हैं। तो थाईलैंड का एक मॉडल है जिसमें आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो है वो कम हो रहा है। रवांडा में कम्युनिटी हेल्थ वर्कअप मॉडल है। इतना ही लिखना है मेरे को, नहीं उसको एक्सप्लेन ही नहीं करना कि रवांडा में और क्या हो रहा है। फिर स्टेट लेवल भी कुछ गुड प्रैक्टिस है, वो मैंने निकाल दिया है कि केरला में क्या हो रहा है, तमिलनाडु में क्या हो रहा है, छत्तीसगढ़ क्या हो रहा है। ये मैं दिखा रहा हूँ कि पढ़ना कैसे है, मतलब सोशल, इसको नेग्लेक्ट नहीं करना है कि पॉलिटी में फोकस कर लिया, IR कर लिया, बीच में जो भी आ रहा है। आप नोटिस करोगे कि कम से कम 10 क्वेश्चन सिर्फ इसी सेक्शन से। तो 50% ऑफ द वेटेज ऑफ GS2 इज गवर्नेंस एंड सोशल एम्पावरमेंट एंड जस्टिस। वो हम लोग छोड़ के चले जाते हैं, मतलब छोड़ के कि बेयरली पढ़ लिया, एक कोई मैगजीन पढ़ ली, नहीं उसको उसको मॉडल्स जितना एफर्ट हम लोग आर्टिकल्स केसेस में डाल रहे हैं, जितना एफर्ट हम डाल रहे हैं कि कौन सा इकोनॉमिक कोलैबोरेशन हुआ है इंडिया और श्रीलंका के बीच में, हम लोग इधर अपने मॉडल्स क्यों नहीं मेंशन कर रहे हैं। तो उसी से मार्क्स का एक इम्प्रूवमेंट और बूस्ट आता है। फिर आयुष वाज अ कीवर्ड दैट वाज बजिंग अराउंड, तो मैंने इसके लिए एआई में डाल के फटाफट भाई क्या फीचर्स हैं, मेजर चैलेंजेस, एक एक टेम्पलेट बना लो, इससे ज़्यादा जानना ही नहीं है। गवर्नमेंट स्टेप्स, ये 3 चीज़ के बारे में 7 पॉइंट और वे फॉरवर्ड की इसमें अब क्या ठीक करना है कर लोगे। ये आप हर सब टॉपिक के लिए भी कर लोगे तो एक-एक पेज के जो 1 पेजेस लोग बोलते हैं ना, ये 1 पेजर ही है फिर। 7 पॉइंट है, उसमें से हर सब हेड के अंदर 5 पॉइंट भी याद आ गए तो आप 15 मार्कर के लिए या 10 मार्कर के लिए 15 से 20 पॉइंट लिख के आ जाओगे इसमें। तो फीचर्स, चैलेंजेस, मेजर्स एंड वे फॉरवर्ड, बस यही हर चीज़ के लिए करते जाना है। अब मैं एक बार 1-2 सब टॉपिक्स और चला जाता हूँ। देन आई विल हॉप टू पॉलिटी एंड वो। ओह! ये हाँ, पॉवर्टी एंड हंगर भी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। बट बेस्ट चीज़ पॉवर्टी हंगर के बारे में ये है, इसके अगर 10 से 12 पीवाईक्यू प्रिपेयर कर लिए, उससे अलग कुछ बेयरली आता है। जस्ट लिटरली बस हंगर के क्या सवाल थे, उसके आंसर्स मैंने क्रिएट कर दिए। हिडन हंगर यहाँ पर लिखा हुआ नहीं था, मेरे को याद रखना था ना, जो सारे वो मैं लिख देता था कीवर्ड्स। फिर एग्ज़ाम्पल्स में ये देखो, ये अब मुझे नहीं पता सिमडेगा में लिटरली क्या हुआ है, बट वो जो मेरा इकोनॉमिक सर्वे या किसी पे भी केस स्टडी होगा ना, उसमें एक छोटे बॉक्स में कहीं न कहीं होगा, आई कैन एश्योर यू। तो दिस इज़ हाउ इट इज़। एनएफएचएस मैंने पूरा अपलोड कर रखा था उसमें, उसी से ये सारे डेटा निकल रहे हैं। तो हंगर के 7-8 पीवाईक्यू कर लो, मैं ये भी नहीं कह रहा 2013 तक जाओ, गो टिल टू 2018 उसको कर लो। पॉवर्टी के सिमिलरली कर लो, वो सेम ही लाइन्स पे पूछते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, इससे आई थिंक आपके 25 मार्क्स या तो 20 मार्क्स तो बनते ही हैं हर बार। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला इज़ समथिंग दैट वन शुड एम्फसाइज़ ऑन। एंड इसमें जितना डेटा लिख सकते हो, बिकॉज़ एवरीबॉडी विल टॉक अबाउट हंगर की पीडीएस में लीकेजेस हैं, न्यूट्रिशनल हंगर है, नॉट कैलोरी हंगर है, तेंदुलकर कमिटी ये सब यूज़ करें। वंस यू पुट सम नंबर्स, एम्फेसिस सोशल जस्टिस में आई हैव सीन एटलीस्ट कि अ लॉट ऑफ ब्यूरोक्रेट्स एज़ वेल एज़ अ लॉट ऑफ टीचर्स even to measure subjective things like to use numbers to justify their argument, because it is easy to justify any argument or perspective when you incorporate numbers. I am not very savvy in maths, and I still would say कि numbers beautify your argument, and it is better कि मैं 33.8 याद ही नहीं करूँगा। मेरे को अगर बिहार का एमपीआई याद करना है, मैं ऐसे लिख देता हूँ, राउंड ऑफ करो और ऐसे लिख दो। इवन दे वुड अंडरस्टैंड व्हाट दिस हाइफन मीन्स, दे वुड अंडरस्टैंड कि बिहार की बात कर रहा है तो 30 के आसपास इज करेक्ट। इतना इतना आई थिंक लेवरेज यूपीएससी गिव्स।
जो पेपर आया था संडे को उस हिसाब से दे आर ट्राइंग टू एलिमिनेट, बट मेंस में दे आर ट्राइंग टू सिलेक्ट यू, आई कैन अश्योर यू। तो तो मेक श्योर दैट ये सिलेक्शन है, चेंज्ड पर्सन विल बी चेकिंग योर पेपर। तो उसके हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ई गवर्नेंस प्लीज फोकस। ई गवर्नेंस और सिटीजन चार्टर्स पे आजकल बहुत आ रहा है, टू एन एक्सटेंट वेयर आई गॉट कंफ्यूज्ड कि ये GS2 में एथिक्स का क्वेश्चन क्या कर रहा है, बिकॉज इधर ट्रांसपेरेंसी वर्ड एंड अकाउंटेबिलिटी है, तो यूजुअली वी लीव इट। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट जो मैंने अपने टॉकिंग पॉइंट्स में मेंशन की है कि देयर इज अ कॉन्शियस choice of words that you need to make when you are writing a GS2 answer versus a GS4 answer. You cannot use transparency and accountability के ethics वाले perspective. A few points yes, but accountability, अब इधर हम लोग अगर accountability की बात कर रहे हैं तो we cannot talk about TN session, or we can, I mean one example sure, but you cannot just be about morals and ethics. There needs to be on ground steps for transparency, there needs to be on ground steps for accountability. Like a very good transparency example now would become that UPSC after 100 years have released provisional answer key. Good transparency example. Accountability में कुछ भी examples दे सकते हैं, I think it is a political daldal that I don't want to step in on camera, but accountability के good and bad examples दोनों mention कर दो. Unfortunately you will find many bad compared to many good, but it is important that you remember. एक एग्जाम्पल मैं अकाउंटेबिलिटी या किसी का मिल जाता है तो मैं फटाफट दिखा देता हूँ। ये सब ई गवर्नेंस है, हाँ, और मॉडल ऑफ ई गवर्नेंस एक बार पूछा था। दिस इज वन स्टैटिक पार्ट दैट इज बीइंग मिस्ड, प्लीज नोट इट डाउन कि ये पढ़ लेना, फिर से रिपीट हो सकता है और फिर उस समय पता नहीं चलता और उस समय याद नहीं रहता। बहुत सिंपल है, G2C, G2B, G2G, यही करना है, G2E। बट इट इज इंपॉर्टेंट दैट मॉडल्स ऑफ ई गवर्नेंस डायरेक्ट पूछ लिया था, व्हाट आर द मॉडल्स ऑफ ई गवर्नेंस, लोग कुछ भी लिख के आए थे, उसमें मार्क्स नहीं मिला था। तो हाँ, सिटीजन्स चार्टर में है ना, अब जैसे सिटीजन्स चार्टर का क्वेश्चन, ये सिटीजन्स चार्टर है, इज अ गवर्नमेंट्स प्रॉमिस टू सर्व बट इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन इंस्टीट्यूशनल विल, सिटीजन्स वॉइस एंड डिलीवरी कैपेसिटी। I have not remembered this सेकेंड आर्क में, बट लिखा है इंस्टीट्यूशनल विल, सिटीजन वॉइस, डिलीवरी कैपेसिटी, याद करो, मूव हेड, and you can just say second arc report says that government's working depends on institutional will, citizen, paraphrase it, you don't need to quote it verbatim. After that example में बस यही है कि पासपोर्ट का है, अब आप जब भी जाओगे कि वो 30 डेज में आपका है, ये चार्टर के हिसाब से मेंशन होता है। दिस इज अ गुड एग्जांपल ऑफ अकाउंटेबिलिटी एज वेल। फिर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में कंप्लेंट टाइम लिमिट्स हैं, ये मेरे को पता है बिकॉज मैंने AI में डाला है और मैंने इकोनॉमिक सर्वे और इस समय देखा कि प्रोग्रेस है, या सेकेंड आर्क से होगा ये, एक्चुअली सेकेंड आर्क भी डाला हुआ। तो अकाउंटेबिलिटी एंड ग्रीवेंस रेजोल्यूशन आपका पॉइंट है। सिटीजन चार्टर के मुश्किल से आई थिंक 10 या 15 जो हैं कीवर्ड्स हैं, टाइम बाउंड सर्विस डिलीवरी, ग्रीवेंस रेजोल्यूशन, अकाउंटेबिलिटी, 3 इधर हो गए। फिर डिफाइंस यूजर एक्सपेक्टेशन एक हो गया, एथिकल गवर्नेंस। ये 10 से 15 अगर आपको यूज हो गए ना, और वैसे ही इसके 7 या 8 कीवर्ड्स होंगे चैलेंजेस के कि जो नहीं हो रहा है, आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो गया सिटीजन चार्टर। इससे ज़्यादा आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस फिर एग्जाम्पल्स याद कर लो। RTI का है कि ये गारंटीज है, मैं एक बार आप बस वो वाला ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी आया, इसकी वर्डिंग देखो, यू विल नॉट थिंक कि दिस इज एन ethics का आंसर। effectiveness of the government system at various levels and people's participation, government and interdependent discuss their relationship with each other। तो अब है कि गवर्नमेंट सिस्टम का वेरियस, ये सेम चीज़ ही है ऑलमोस्ट जो मैंने वो AI ने की है। तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट इंश्योर्स पॉलिसी डायरेक्शन एंड नेशनल विजन, और इसमें स्वच्छ भारत का बात किया हुआ है कि ये सेंटर स्टेट डायनामिक्स के बारे में पूछ रहा है, इफेक्टिवनेस के बारे में पूछ रहा है। फिर स्टेट गवर्नमेंट इंप्लीमेंट्स एंड अडेप्ट्स, तो ये हायरकी बता दी, इसमें तमिलनाडु ने अपना कैसे मॉडिफाई किया था स्टेट फार्म स्कीम, ये है, ऐसे करके बात हुई है। और फिर पीपल्स पार्टिसिपेशन का क्या इंपॉर्टेंस है वो इधर आता है। तो डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी आ जाता है इलेक्शन से कि जो ये स्कीम इम्प्लीमेंटेशन हो रही है उसमें उसमें ये, और इसमें डायरेक्ट मैंने फिर अपना आर्टिकल वाला रेफरेंस एग्जांपल यूज कर दिया है। सोशल ऑडिट इज अनदर की ट्रांसपेरेंसी के लिए गया। तो यू विल नोटिस कि दिस इज नॉट एट ऑल, यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट एथिकल वैल्यूज, बट द थिंग इज कि आप सोशल ऑडिट का एग्जाम्पल जाके ट्रांसपेरेंसी में आप उसमें भी दोगे GS4 में, और आप सेम चीज अभी GS2 में भी दोगे। तो लैंग्वेज डिफर्स बट एग्जाम्पल्स रिमेन द सेम। दिस इज
some relief points between so much of vast syllabus that I am trying to provide कि कुछ चीज़ें हैं जो एक बार प्रिपेयर करो और हर जगह यूज़ करो, उसको ब्रह्मास्त्र बनाओ और काम करो। Similarly, let's go to polity now. Now that we have covered GS में यही करना है, मतलब गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस में सबसे पहले चीज़ फोकस करना है उस, क्योंकि इट इज़ नेग्लेक्टेड। सेकंड, एग्जाम्पल्स और ये बहुत यूज़ करने हैं। थर्ड, इसमें एथिक्स का लैंग्वेज ओवरलैप नहीं करना है, बट मेक श्योर कि एग्जाम्पल्स ओवरलैप हो जाए। और फाइनली मेक श्योर करो कि जो कीवर्ड का एक हीट मैप है फॉर एवरी सिलेबस पॉइंट उसको मेंशन करना है। फिर जो पॉलिटी के नोट्स हैं यार, पॉलिटी में इट इज़ वेरी सिंपल एंड ऑनेस्टली जो लोग बताते हैं उससे ज़्यादा मेरे पास बताने के लिए नहीं है, और मैं ऑलरेडी वीक हूँ पॉलिटी में। बट कीवर्ड एम्फेसिस के साथ आर्टिकल्स एंड केसेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट केसेस में मैं ऐसे पूरा नहीं लिखता था, मैं केसेस कैसे लिखता हूँ मैं एक बार में दिखा देता हूँ आपको। ये मेरा एक आई थिंक ये 6 हाँ जून का टेस्ट पेपर है ये मेरा लास्ट ईयर का। पॉलिटी का सब थोड़ा छोटा। तो what constitutional rights do minority communities have with respect to establishing and administering educational institutions in India, discuss in context of recent Supreme Court judgment. तो ये recent Supreme Court judgments is something that is creating fear amongst it created a lot of fear amongst my mentality as well, because I cannot comprehend the legal language very properly, so I was like how do I remember. तो पहले तो है कि रिसेंट अलीगढ़ ये एकदम सिंपल है, पॉलिटी में अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए जो सबसे रिसेंट दिमाग में न्यूज़ आ रही है उसका केस लो, ईयर नहीं याद है कोई बात नहीं, गेव अ फ्रेश इंटरप्रिटेशन ऑफ राइट्स एनवर्साइज्ड अंडर आर्टिकल 29 एंड 30। इसमें मैंने यही चीज़ किया, यूजुअली लोग कहते हैं या तो आर्टिकल लिख दो या तो केस लिख दो, मैंने दोनों लिख दिए, इंट्रोडक्शन मोर इम्पैक्टफुल ऑलरेडी। फिर सीधे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज, यहाँ पर लिखा है व्हाट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, मैंने सीधे के सीधे उसको कॉपी करके लिख दिया, डोंट थिंक अबाउट सबमिटिंग विच आई टोल्ड यू इन गवर्नेंस सेंस, वो डोंट। उसके बाद इसमें मेरी एक गलती मैं दिखा देता हूँ, इसमें ऑर्डर नहीं है, मतलब माइनॉरिटीज के और भी आते हैं, मेरे को जो जो याद आ रहा है मैं वो लिख रहा हूँ। 29 में है कि लैंग्वेज वाला है वो लिख दिया है। अब फिर इसको एग्जाम्पल सीधे कर दिया है कि तमिल स्कूल्स इन कर्नाटका। If I ask you कि do you know any Tamil school का name in Karnataka, can someone answer? I don't know either. But the thing is मैंने Ministry of Education और Economic Survey अपलोड किया था, ये आप नोटिस करोगे wording of points आप नोटिस करो, this is exactly taken, मतलब not word to word but the style of writing is similar to what AI generated as notes for me. तो मैंने तमिल schools in Karnataka लिख दिया, this is very well giving me the substantiation I require for distinct language and scripts. I don't need to speak anymore. If someone needs to doubt the examiner कि भाई है कि नहीं है, they are free to check, but they don't have internet, so they have to understand कि ये कहीं से credible हो रहा है। Best thing that I could do, but since I am honest and I don't know कि मैंने कहाँ से लिखा है, मैं bluff नहीं करूँगा बिल्कुल भी। यहाँ पर अगर ये इकोनॉमिक सर्वे से है तो मैं यहाँ इकोनॉमिक सर्वे लिख दूंगा, या तो मैं लिख दूंगा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, बट मेरे को याद नहीं है, आई विल स्टिक टू जितना मेरे को याद है। डोंट ब्लफ एट ऑल, कभी नहीं ब्लफ करना। फिर आर्टिकल 30 है, एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेशन सेंट स्टीफन कॉलेज अंडर क्रिश्चियन माइनॉरिटी स्टेटस। ये अगर आप AMU, ये मेरे को AI ने जनरेट करके दिया, ये अगर AMU का केस पता है तो आपको पता चलेगा कि ये न्यूज़ आर्टिकल्स में इसका डिस्कशंस और ऑपेड्स में सीधे सीधे ये यूज़ हुआ है, कि ये आर्ग्यूमेंट यूज़ हुआ है कि ये सेंट स्टीफन भी तो ऐसे कर रहा है, अलीगढ़ मुस्लिम क्यों नहीं कर रहा, और ये तो उसके ऊपर है। फिर नॉन डिस्क्रिमिनेशन आर्टिकल 30, मैंने बस आर्टिकल 32 मेंशन कर दिया इसमें। फिर आर्टिकल 30 फिर कर दिया बिकॉज इसमें अलग है, आर्बिट्रेरी रेगुलेशन का भी है, ये AI में था कि, और मैं कीवर्ड्स में मेंशन कर दिया। यहाँ पर नॉन डिस्क्रिमिनेशन मेरे को अंडरलाइन करना चाहिए था जो मैंने नहीं किया। फिर रीजनेबल रेगुलेशन विदाउट ऑल्टरेशन ऑफ माइनॉरिटी कैरेक्टर अलाउड, आर्टिकल याद नहीं आ रहा, नहीं लिखा, पर मेरे को पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन इतनी बार पढ़ा है, ये लिखा हुआ है, बस लिख दो। आई डोंट इवन हैव एन एग्जाम्पल टू जस्टिफाई, नॉट एवरी पॉइंट नीड्स टू बी जस्टिफाइड, बट यू विल नोटिस मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स विल। ईच सब हेडिंग 7 पॉइंट्स बिकॉज इट इज अ 10 मार्कर। 7 पॉइंट्स के अलावा 8 कर सकते हो, बट ट्राई, जितना ज़्यादा ट्राई करोगे उतना बेटर होगा। 7, अगर 10 ट्राई करोगे तो 7 होंगे, 7 ट्राई करोगे तो 5 होंगे। लास्ट अटेम्प्ट में मैं 5 ही लिख पाता था, फिर मैंने अपने आप को पुश किया कि भाई लिखना है। ये पेपर अगेन
to maintain full accountability and transparency. This has been completed in 3 hours 15 or 20 minutes, not 3 hours. And this is after I have given one mains and made sure that each and every paper of mine got completed in that attempt. It is not a problem अगर शुरू, और ये जून का है, उसके बाद मेरे पास जुलाई और अगस्त था, मैंने वो 15 मिनट का गैप कवर कर लिया। पेपर कंप्लीट नहीं हो रहा है, नहीं डरना है, हो जाएगा। बस 2-3 घंटे लिखना है, जो मैंने शुरू में बताया था, वो स्पीड बढ़ेगी। पेपर मैं 1-2 दोस्त मेरे हैं, एक दोस्त है जिसने लास्ट ईयर मेंस लिखा था, 3 घंटे 40 मिनट वाज़ हिज स्टार्टिंग टाइम, सारे पेपर कंप्लीट करके आया। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटा, एक भी पेज नहीं छूटा, मेबी एक पेज में यही आंसर खत्म कर दिया, सारे पेज भर के आया तब। तो डोंट फियर आंसर, once you break the inertia and start writing, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि तुम 10 मार्कर 7 मिनट के अंदर लिख दोगे पहला आंसर। जो लिख दोगे उसके चरण का मुझे बता दो, नहीं होता है। तो फिर सिंस आई हैव गिवन द पॉइंट वाला, उसके बाद सीधे एएमयू केस का रीसेंट डेवलपमेंट पूछा था, वो मैंने बता दिया यहाँ पे डायरेक्ट। वन थिंग दैट यू विल नोटिस इज वे फॉरवर्ड। यहाँ पर कैपेसिटी बिल्डिंग, फिर रैशनलाइजेशन, जनरल वर्ड्स नहीं यूज करने हैं। मैंने जब आपको बताया ना कि कोई भी एवरेज एस्पिरेंट जो बेसिक पॉइंट्स लिख के आ जाएगा विद सब हेडिंग, वो 90 से 100 ले आएगा। अगर आपको वो फिर एक मार्क बढ़ाना है, वो एक मार्क का सब डिविजन में, अगर आधा मार्क आपको हर क्वेश्चन में चाहिए ही चाहिए, टारगेटेड क्वेश्चन स्पेसिफिक 3 या 2 पॉइंट का वे फॉरवर्ड विथ इनोवेटिव आइडियाज। You are all aspiring to be civil servants. You must think of issues कि how will you solve, या how do you think कि ये सरकार कर सकती है जैसे कि ये ठीक हो जाए। तो even if it is non achievable, as a citizen if you think कि क्या हो जाए इससे सॉल्व हो जाए, माइनॉरिटी को अगर कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टली हम लोग डिफाइन कर दे तो जितने भी केसेस आ रहे हैं वो खत्म हो जाएंगे। वो तो अब जो भी ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं, यू आर नॉट वरिंग अबाउट इन द मेंस आंसर शीट ना। You cannot solve the bureaucratic hurdles, red tapeism and the internal dynamics that happen with one mains answer. But तुम्हें पता है कि ये श्योर शॉर्ट सोल्यूशन है माइनॉरिटी, राइट इट। इवन इफ यू थिंक कि ये रेडिकल है, आई एम नॉट सेइंग कि कुछ एनिमिटी या कुछ प्रमोट करना है, बट इवन इफ यू थिंक कि ये आइडियल है और यूटोपियन है, इसको लिखना है। फिर रूल्स एंड कोडिफिकेशन ऑफ क्राइटेरिया गिवन बाय सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट बोलता है, विशाखा गाइडलाइंस बनी, उसके बाद कितने टाइम बाद पॉश एक्ट आया, उसको रूल्स एंड कोडिफिकेशन को टाइमली करोगे, क्राइटेरिया बन गया। अब कोई भी इंस्टीट्यूट का माइनॉरिटी स्टेटस डिटरमाइन होगा, उसको बस वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के क्राइटेरिया में जाना है और वो बता देगा कि भाई ये माइनॉरिटी है कि नहीं है। और फिर पैरेलल गवर्नेंस जो हो रहा है उसको खत्म करना है। कीवर्ड हैवी, स्पेसिफिक, वे ऑफ खत्म। कंक्लूजन इज समथिंग आई एम बैड एट। आई जस्ट यूज्ड टू समराइज एंड ट्राई टू राइट एन आर्टिकल। आपने वे फॉरवर्ड से शुरू किया ना, तो वे फॉरवर्ड को ही कंक्लूजन मानना शुरू कर देते हैं। दैट मीन्स यू आर गिविंग अ डिटेल्ड कंक्लूजन। तो अ लॉट ऑफ पीपल डेवलप दिस फटीग एज वेल, कि मैं इंट्रो तो अच्छा शुरू करता हूँ, कंक्लूजन तक आते आते मेरा इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी फॉर वन आंसर ओनली विद इन 7 मिनट्स खराब हो जाता है। वे फॉरवर्ड की आदत डाल लोगे तो वो अपने आप कंक्लूजन में आने लगेगा, एंड ऑन गुड डेज इट विल सेव यू फ्रॉम अ मीडियोकर कंक्लूजन, बट उसकी भी लिखते लिखते प्रैक्टिस हो जाती है। ये हर चीज पे, इस पे डेफिनेशन, इस पे लिटरली देखो, अब इधर कोई वे फॉरवर्ड का मतलब नहीं है। यूएस प्रेसिडेंट और इसके पार्डनिंग पावर, मैं जबरदस्ती प्रॉपर बाउंड्रीज ऑफ क्लेमेंसी, मैं इंडिया के इश्यूज तब भी लिख दूंगा कि भाई इंडिया में ये इशू है, क्लेमेंसी का जो भी इशू आता है बहुत कंट्रोवर्सी होती है, क्लेमेंसी का प्रॉपर बाउंड्रीज कर लो, और फिर एमएचए की गाइडलाइंस जो है मर्सी पिटिशन की वो फॉलो कर लो, पार्डन्स की अकाउंटेबिलिटी इंप्रूव करो। ये कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं करवा रहा हूँ मैं लिटरली, अगर मेरे से क्लेमेंट डिफरेंस पूछा है, यहाँ पर मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ, सॉरी मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और यूएस प्रेसिडेंट का पार्डनिंग पावर्स के बारे में क्वेश्चन है। इंडिया का मेरे को पता है, मैंने इंडिया के वे फॉरवर्ड लिख दिए, मेरे को इसमें प्रोबेबली एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। अब मैं एक बार सोशल जस्टिस और उसके कोई क्वेश्चन दिखा देता हूँ टू, और हाँ, वन मोर अप्रोच टू सेव टाइम। बीच के जो सवाल आते हैं ना, फ्लो चार्ट में दिमाग में, जैसे मेरे को पता है कि एथिक्स में मेरे को टाइम लगेगा, जीएस2 में मेरे को टाइम लगेगा,
14, 15, 16, 17 एंड 6, 7, 8, 9, एक या दो, दोनों सब पार्ट ऐसे डिजाइन बना के फटाफट कर दो। और यूजुअली यही करता था कि 2 आंसर में 15 मार्कर में मैं 2-2 पार्ट्स ऐसे कर देता था। दिस इज़ अ वेरी, आई मीन अ लॉट ऑफ टॉपर्स हैव टॉक्ड अबाउट फ्लो चार्ट। आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट योर टाइम विथ एक्सप्लेनिंग व्हाट अ फ्लो चार्ट इज़। तो टाइम सेव करने के लिए आपको दिमाग में अगर पता है कि मेरे को इस क्वेश्चन में एक पार्ट्स फ्लो चार्ट से बनाना है, तो वो काम कर जाता है। तो उससे टाइम भी बच जाता है। और एक बार मैं इस पे, हाँ, ये आपका गवर्नेंस पे क्वेश्चन है। डिजिटल कॉलोनाइजेशन थ्रू एआई मस्ट बी काउंटर्ड बाय डिजिटल सेल्फ रिलायंस। इन लाइट ऑफ दिस एक्सप्लेन अर्जेंसी ऑफ रोड ब्लॉक्स इंडियाज परस्यूट ऑफ सॉवरेन एआई। तो ये मैंने जो ये है, ये प्रॉपर एआई से निकला हुआ है। whoever controls AI will control the world is what Putin has said। एंड फिर इसमें वही है, दिस हाईलाइट्स AI's रोल इन डिजिटल सॉवरेंटी एंड जियोपॉलिटिकल असर्टिवनेस। तो मैंने यहीं पे सेल्फ रिलायंस और डिजिटल सॉवरेंटी जो पूछा है क्वेश्चन में मेंशन करके कनेक्ट कर दिया है। फिर अर्जेंसी ऑफ सॉवरेन एआई फॉर इंडिया, फिर यहाँ पर फिर से मेंशन कर दो प्राइवेसी कंसर्न्स, और फिर यहाँ पर ये एग्जांपल दे दिया ओपन एआई। अब एआई खुद की बेइज्जती कर रहा है यार, अपना एग्जांपल दे रहा है कि देखो मैंने डेटा साइफन किया है सिंस दीज नोट्स वर मेड बाय एआई एंड देन आई हैव कोटेड इट। तो फिर चांस ऑफ इनएक्यूरेसी एंड बायस, फिर इसमें मेरे दिमाग में कुछ एग्जांपल नहीं आ रहा था। मैंने लिटरली बस एक जो मेरे को यूज केस पता था, मॉडल्स डोंट रिफ्लेक्ट इंडियन कंडीशंस। वो एक केस स्टडी आई थी ना कि पीपल विद कलर आर नॉट बीइंग आइडेंटिफाइड और ये सब तो वो उसका है। ये इस पे 7 पॉइंट लिखे, यहाँ पर मैंने डिसाइड किया हुआ था कि सेवेंथ सेवेंथ क्वेश्चन है, मैं बनाऊंगा। तो रोड ब्लॉक्स लिखे, रीसेंट गवर्नेंस इनिशिएटिव्स एज वेल एज वे फॉरवर्ड सेम है। यहाँ पर इंडिया है, सिंस ये इंडिया स्पेसिफिक क्वेश्चन था, वे फॉरवर्ड की जगह मैंने इसको चेंज कर दिया बस। इंडिया आई मिशन, ये एक नंबर है जो याद बहुत एम्फेसाइज हुआ था इंडिया आई मिशन के बारे में। बजट में एआई है, चिप मैन्युफैक्चरिंग हो रही है ताकि एआई सॉवरेंटी हो गई बस। और फिर उसके बाद मेरे पास टाइम भी नहीं था, इसलिए देखो थोड़ा गैप छूट रहा है, छूटने दो। तो इसी तरीके से शॉर्ट करके सिंपल सी चीज़ें करनी है। अब ये एक कोऑपरेटिव्स भी क्वेश्चन है जो सोशल जस्टिस पे के पार्ट में आ जाएगा। कोऑपरेटिव्स इज आल्सो अ सिलेबस पॉइंट। यार 2-3 क्वेश्चन में भी इतना सा पार्ट छूट जाए तो चलता है, बट हर पेपर में एटलीस्ट 50% तक पहुँच, मतलब हर पेज पे 50% तक पहुँचने का कोशिश तो करने का, वो काम आता है। फुलनेस, अ लॉट ऑफ पीपल विल से कि कंटेंट मैटर्स एंड नॉट द फुलनेस। आई डिसएग्री। मेरे जो मेंटर है जो ये चेक करते थे, स्वतंत्रा सर, उन्होंने मेरे को बोला कि मैं कहीं-कहीं पे कम लिख रहा था, उन्होंने मेरे को बोला कि, "तू भाई तू 4 गुड पॉइंट्स लिख, उसके बाद तू 3 रैंडम पॉइंट्स भी लिख, मतलब जनरल पॉइंट जिसको हम कहते हैं। क्वालिटी एंड क्वांटिटी बोथ मैटर्स इन मेंस। डो आई डोंट बिलीव कि ओनली वन मैटर्स। हाउएवर इट हैज़ वर्क्ड, लाइक अयान जैन सर थे, ही वाज़ एआईआर 16, I don't remember the year. He just believed in quantity. His paper was like a wall of words from starting till big end, and एक-एक पॉइंट बहुत सिंपलेस्ट ऑफ सिंपलेस्ट जो है कि ऑब्वियस है, वो भी लिखते थे। ही स्कोर्ड वंडरफुल इन मेन। देन श्रुति शर्मा मैम इज़ आल्सो देयर, 5 पॉइंट लिखती थी पर इतने इम्पैक्टफुल कि उसमें भी मार्क्स आते हैं। हम लोग का सिंपल सा है, बुद्धिज़्म का मिडल पाथ लो, दोनों करो और होप फॉर द बेस्ट। किस बेसिस पे चेकिंग हो रही है मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता। तो आई एम नॉट क्लेमिंग दिस टू बी द श्योर शॉर्ट सॉल्यूशन, बट आई ऑलवेज थॉट कि लॉ ऑफ एवरेजेस वर्क। दोनों का एवरेज लिया, इम्प्लीमेंट किया। मेरे पहले 3 में, 3 या 4 में एग्जाम, देखो 2 में है, इसमें मेरे पास एग्जाम्पल नहीं है। एग्जाम्पल जिधर आया आया, छोड़ दिया। एक और अब उसको मैं रिसेंट दिखाता हूँ, ये वाला मैंने टाइम पे कंप्लीट किया है। आप देखोगे कि प्रैक्टिस करते करते राइटिंग तो खराब हो जाती है, कंटेंट बेटर हो जाता है। इसमें मेरा लाइन स्पेसिंग ये सब खराब है, बट फिर आर्टिकल 142 केसेस ऐसे ही लिखने हैं पॉलिटी में। यू डोंट रिमेंबर द ईयर, वर्सेस क्या है, कुछ नहीं। और ये रंजीत सिंह का केस था, राइट अगेंस्ट एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। ऐसे ही करके मैं एक बार 15 मार्कर दिखा देता हूँ, बिकॉज 10 मार्कर्स तो बहुत हो गए हैं। हाँ, ये लोकल गवर्नेंस पे है। ग्राम सभा 73rd बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे लोकल गवर्नेंस से एक क्वेश्चन पक्का मान लीजिए। येट इन प्रैक्टिस दे आर ऑफन रिड्यूस्ड टू रिचुअलिस्टिक गैदरिंग्स एंड ये। फिर रीजंस फॉर ग्राम सभा बिकमिंग रिचुअलिस्टिक, एक सब हेडिंग।
1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3, 4, बीच में 2 पॉइंट पे एग्जाम्पल नहीं है, मतलब क्वालिटी क्वांटिटी है। 15 मार्कर है, एक सब हेडिंग में 10 डाल दिए मैंने। इसमें फिर नीचे कहीं पे भी एग्जाम्पल नहीं है, क्वालिटी क्वांटिटी दोनों मेंशन हो गई। रिफॉर्म्स एक एग्जाम्पल, फिर नीचे जाके है, इसमें भी मैंने 8 पॉइंट डाल दिए। हेंस क्योंकि इसमें 2 ही पार्ट थे पर 15 मार्कर था, मैंने इतने में करके ये खत्म कर दिया। सब हेडिंग तो सर आपने दिख नहीं रहा, फिर भी सब सब हेडिंग नहीं भी डाले तो भी सही है। नहीं, ये रहा ना, रिफॉर्म्स टू मेक। उसके बाद नीचे पॉइंट में सब हेडिंग डालते हैं, पॉइंट नहीं, नहीं, मैंने मैं आई थिंक यू जॉइंड लेट। मैंने अपने नोट्स जैसे बनाए हैं, मैंने वही 4th पॉइंट पंचायती मैनेज डिसेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट, यही मेरा पॉइंट है। मेरे को उसको एक्सप्लेन नहीं करना, मेरे को सब हेडिंग नहीं देनी। आई एम if I am capable enough to answer, then I'm pretty sure the subject expert that is sitting there would be capable enough to understand this language and understand what we are trying to say. We need to give them this benefit of doubt. And उसके हिसाब से इसमें मैंने वे फॉरवर्ड नहीं मेंशन किया, बिकॉज अब इसका है कि यहाँ पर है, यहाँ रिफॉर्म्स डायरेक्ट ही पूछ रहा था। रिफॉर्म्स एंड वे फॉरवर्ड्स आर दी सेम थिंग, तो मैंने बस उसमें भर के लिख दिया। बट अब जैसे यहाँ पर है, इधर मैंने क्या लिखा है सुप्रीम कोर्ट पे रिफॉर्म्स, यहाँ पर देखो, स्पेशल पर्पस व्हीकल टू एनहांस रेट्रोफिटिंग सुप्रीम कोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्वेश्चन है। वेबसाइट्स एंड फ्रेंडली डिसेबिलिटी, मैंने क्या बोला था, डिजिटाइजेशन और एआई पे काम आ रहा है, यहाँ पर मेरा डिजिटाइजेशन आ गया। मैंने ये सोच के वे फॉरवर्ड लिखा है। इनहैंस पार्टिसिपेशन ऑफ सेंट्रल सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस एंड एनजीओज, फिर सब लोग यहीं पे वे फॉरवर्ड खत्म कर देते हैं कि एनजीओ पार्टिसिपेट करा दो। क्यों क्यों करवा दो? वे फॉरवर्ड में लिख दिया कि डिसेबिलिटीज इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए। तो मेरा वे फॉरवर्ड अब फोकस्ड हो गया। यहाँ पर मेरे को 0.5 एक्स्ट्रा मार्क्स आ गए। अब इसी को क्यूमुलेट करो, अगेन आई एम बीटिंग अराउंड द सेम थिंग। एंड फिर सबसे सबसे जो मोस्ट कॉमन इन कंक्लूजन एवर विच इज अनओरिजिनल एंड अनथॉटफुल मैंने लिख दिया, बिकॉज मैंने वे फॉरवर्ड में इतने अच्छे सोल्यूशंस दे दिए। कंक्लूजन मेरा बेसिक भी रहेगा तो मैं बुरा नहीं मानेगा, ये यहाँ पर वाओ वेरी टारगेटेड वे फॉरवर्ड दे रहे हैं, एंड दिस इज हाउ इट वर्कड। सो कीवर्ड एम्फेसिस के बारे में मैंने बात कर दी, वे फॉरवर्ड का 1 मार्क एक्स्ट्रा बोल दिया, एंड मैंने आपको बता दिया कि लॉ ऑफ एवरेजेस की ज़रूरत है नंबर ऑफ पॉइंट्स एंड क्वालिटी ऑफ पॉइंट्स में। उसके हिसाब से ये, डू यू गाइज नीड एनी, मतलब आईआर के नोट्स में एक बार दिखा देता हूँ। आईआर के नोट्स बहुत सिंपल है, दिस इज द लास्ट थिंग दैट आई एम गोइंग टू कवर। आईआर के नोट्स में सबसे पहले इंडिया एंड इट्स नेबरहुड्स। तो इंडिया एंड इट्स नेबरहुड्स में इंडिया माल सबको सिंपल मैंने एआई गया, मैं बोला इंट्रो दो, क्या 2 साल में पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुए हैं वो दो, इम्पैक्ट क्या होगा इंडिया में, इंडिया का रिस्पॉन्स क्या होगा, वे फॉरवर्ड बता दो। अब आप देखोगे इंडिया पाकिस्तान सेम थिंग, उस समय ऑपरेशन सिंदूर हो गया था, उसका बीच में मैं अलग से डाल दिया डिटेल्स। फिर एक न्यूज आई थी कि कन्फ्लिक्ट रिमेन्स अनसॉल्व्ड, ये खत्म। इंडिया बांग्लादेश का सिंपल सिग्निफिकेंस, रीसेंट इंटरनल पॉलिटिकल टर्मोइल, इंडियाज रिस्पॉन्स, की डेवलपमेंट्स, चैलेंजेस, बस यही। आईआर इज वेरी सिंपल। और फिर बीच बीच में जो न्यूज आ रही थी उसको आईआर इज वन थिंग दैट यू नीड रीसेंसी। अब एक चीज बताता हूं मैं, दैट आई फेस्ड इन माय एक्चुअल एग्जाम। इंडिया अफ्रीका ऐसे ही करके गया था मैं, ठीक है, पर उसमें लास्ट ईयर इंडियन अफ्रीकन टेक्निकल कोऑपरेशन पे पूछ लिया था, मेरे को नहीं आता था टेक्निकल। आईटेक पता था जापान के साथ हो रहा है, मैंने शुरू किया एक इंट्रो के साथ जो मैंने प्रिपेयर किया हुआ था, 3 पॉइंट टेक्निकल पे थे। उसके बाद मेरे को इंडिया अफ्रीका के बारे में जो पता था मैंने लिख दिया। उसके बाद फिर वही मेरे दिमाग में था कि इंडिया अफ्रीका को कैसे चेंज करना है अपना डायनामिक, वो समझाने के लिए मैंने बस बीच बीच में उसमें थोड़ा टू अप्लाइंग माई माइंड कि इंडिया अफ्रीका को ऐसे चेंज करना है अपना। अगर तो इंडिया अफ्रीका को अपने आप को ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पर टेक्निकली क्या करना पड़ेगा मैं वो लिखता था, उसके आगे बस कोई टेक्निकल वर्ड डाल देता था। मैं बोलता था कि इंडिया नीड्स टू कनेक्ट विथ मोर कंट्रीज फ्रॉम अफ्रीकन यूनियन, आगे मैंने बस लिख दिया इन द डोमेन ऑफ एआई कोलैबोरेशन। वे फॉरवर्ड, this quick thinking is something that will save you and increase a lot of marks. I guarantee हर पेपर में 3 सवाल एटलीस्ट ऐसे आएंगे जिसकी हवा भी नहीं हो सकती है, या तो 2% 5% हवा होगी। एंड
even though mains is predictable and even though we have great educators and great sources, 2-3 कुछ ना कुछ outliers, that is what sets you apart. उसमें आपको मार्क्स मैक्सिमाइज नहीं करने हैं, उसमें 5 की जगह 4 मार्क भी आ गए, आप तब भी 1 मार्क अपने कंपटीटर से ऊपर हो. Just be quick, don't always rely on memorization, and these are the only points that I have to offer for GS2. Just focus on social justice and governance more. Polity जो लोग सिखा रहे हैं, बहुत अच्छा सिखा रहे हैं, वही करना है. IR में करंट को ज़्यादा फोकस देना है और कॉम्प्लिकेट मत करो. नेबर्स किए, की प्लेयर्स किए, ऑर्गेनाइजेशंस मैंने सारे किए भी नहीं. मेरे को जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन यूएन, नेटो ये सब चल रहे थे किया, खत्म. और इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स पे जितना आपको जान सकते हो एआई को बोलो वो कर देगा, एंड दैट्स इट. सो दिस इज ऑल फॉर GS2.